हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट पीजीटी का सिलेबस हो या झारखंड का जो लेडीज सुपरवाइज़र का निकला हुआ है सोशियोलॉजी का वैकेंसी, उसमें तो सोशियोलॉजी की क्लासेस चल रहे हैं। और इसमें हम लोग यूनिट 1 का जो टॉपिक नंबर 5 है, वैज्ञानिक विधि, उसके अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, तत्व एवं विशेषताओं के संदर्भ में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपका पीजीटी के सिलेबस में भी मेंशन है, ये आपका यूजीसी नेट के फर्स्ट जो पेपर 1 है उसमें भी दिया गया है, और साथ ही साथ यूजीसी नेट का सेकंड पेपर में भी आपको जब वैज्ञानिक पद्धति पढ़िएगा तो उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, वैज्ञानिक पद्धति को जानने से पहले हम लोग को समझना होगा कि आखिर विज्ञान क्या होता है। विज्ञान को समझने के बाद ही हम वैज्ञानिक पद्धति को हम समझ सकते हैं। तो विज्ञान या अंग्रेजी के साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है, और अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो वि जोड़ ज्ञान विज्ञान होता है। यहाँ पे वी का जो अर्थ है वो विशेषज्ञ के संदर्भ में है, और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी से। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई विशेष प्रकार की जानकारी को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान करते हैं। और ये जो विशेष प्रकार की जानकारी होती है वो क्या होता है कि एक व्यवस्थित क्रम में होती है, व्यवस्थित पद्धति में होती है। और जिस विज्ञान को हम एक पद्धति के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक पद्धति के नाम से हम उसको जानते हैं। और जो भी हमें डाटा प्राप्त होता है उसकी अगर बात की जाए सत्यता की, तो उसके सत्यता को जांच करके हम उसको जान सकते हैं। उस कोई भी विज्ञान जो है उसकी भविष्यवाणी करने की उसके अंतर्गत क्षमता होती है। तो ये सब उसके एक मूलभूत विशेषताएं होती हैं। जैसे विज्ञान विज्ञान क्या होता है कि कोई भी हमको तथ्य जानना है तो उसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। क्रमबद्ध तरीके से करने का तात्पर्य हो गया कि हम उसको अवलोकन करेंगे, उसका हम लोग कहाँ पे प्रयोग हो रहा है वो देखेंगे, तथ्यों का संकलन करेंगे, एक जो हमारा परिणाम निकलेगा वो सामान्यीकृत आधार पर होगा, उसको वर्गीकरण करेंगे। यानी हम अगर मोटे तौर पर कह सके सरल भाषा में, तो एक सिस्टमेटिक जो हमको नॉलेज प्राप्त होती है वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो इसके संदर्भ में विभिन्न वैज्ञानिकों ने भी इसके जो परिभाषाएं दी हैं हम लोग देखते हैं। तो इसको अर्थ को समझते हुए जो अगस्त कॉम्ट जी हैं वे बताते हैं, अगस्त कॉम्ट की परिभाषा को देखते हैं तो वे बोलते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या कल्पना का कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत निरीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि जैसे समाज शास्त्र बोलिए या सामाजिक विज्ञान बोलिए, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग धर्म, रीति रिवाज ये सबसे कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक पद्धति होती है तो उसमें जो समाज के मूलभूत स्वरूप है, जैसे धर्म हो गया, कोई दर्शन हो गया, कोई अपनी कल्पना होगी, इसका कोई स्थान नहीं होता है। इसके विपरीत क्या होता है कि हम लोग निरीक्षण परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर उसको प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद उसका वर्गीकरण करते हुए जब एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली बनाते हैं तो वही क्या कहलाती है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। कि कोई भी डाटा को हम अपने मन से या कोई भी धर्म से रिलेटेड होकर नहीं देंगे, बल्कि उसका ऐसा हम लोग उसका आंसर निकालेंगे कि ताकि कहीं भी अगर उसकी जांच की जाए तो उसका जो आंसर है वही निकले। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देख लीजिए पानी हुआ, तो पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है। तो उसको आप अगर मैं परीक्षण करती हूँ और परीक्षा करने के बाद जो परिणाम निकलता है, अगर आप भी उसका परीक्षण कीजिएगा तो आपको भी वही परिणाम निकलेगा, कोई आपको अलग फैक्ट नहीं निकलेगा। जैसे देखिए सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण में जैसे सामाजिक जो समाज के अंतर्गत बातें होती हैं कि ग्रहण लगने के बाद नहा लेना चाहिए। तो नहाना क्यों चाहिए, अगर इसका साइंटिफिक अगर हम रूप देखें तो बोला जाता है कि उस समय कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो कि हमारे स्किन के लिए,
हमारे शरीर के लिए इफेक्टेड हो सकती है, इसलिए बोला जाता है कि नहा लेना चाहिए। तो ये क्या है, तो सिर्फ तो जो साइंस है वो तो ये नहीं बोला कि हमारे पूर्वज उसको मानते आए हैं तो इसलिए हम भी मान लेंगे कि नहा लेना चाहिए, लेकिन हम बल्कि विज्ञान उसको अवलोकन किया, उसका परीक्षण किया, वर्गीकरण करने के आधार पर उसने जो निष्कर्ष निकाला वही वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। ये हर एक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। इसी के संदर्भ में और भी परिभाषाएं हैं, जैसे कार्ल पियर्सन जी बोलते हैं कि समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि विषय सामग्री में है। अर्थात बोला जा रहा है कि जितने भी विज्ञान हैं उसकी एकता किसमें निहित होती है, तो उसकी जो पद्धति है, जिस पद्धति से हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक विधि है, विज्ञान को स्वरूप में लाने के लिए, कोई भी रिसर्च को स्वरूप में लाने के लिए जो पद्धति है, यानी अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण, ये सब क्या है, एक पद्धति, एक सीरियल वाइज, सिस्टमेटिक वाइज से चलती आ रही है। तो यही पद्धति क्या कहलाएगी, वैज्ञानिक पद्धति कहलाएगी। लुंडबर्ग के अनुसार वे बोलते हैं कि वैज्ञानिक विधि में संबंधों का क्रमबद्ध अवलोकन करते हैं, फिर उसका जिनमें वर्गीकरण या निर्वाचन सम्मिलित होता है। हमारे प्रतिदिन के निष्कर्षों तथा वैज्ञानिक विधि के मुख्य अंतर औपचारिक की मात्रा, दृढ़ता, सत्यापन किए जा सकने की योग्यता और व्यापक रूप से प्रामाणिकता में निहित होता है। लुंडबर्ग के अनुसार जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उसका जब हम निष्पक्ष और व्यवस्थित अवलोकन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, उसको वर्गीकरण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका सत्यापन करते हैं। ये जो जितने भी हमारे सिस्टमेटिक ढंग हैं वही क्या कहलाएंगे, वैज्ञानिक पद्धति कहलाएंगे। तो इन सभी परिभाषाओं को देखते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का सत्यापन होता है, एक निश्चयात्मक होती है, वैश्विकता होती है, उसके बाद सामान्यता वो पूर्वानुमान की क्षमता होती है, साथ ही कार्यकरण संबंधों के आधार पर परिवर्तन होने वाले घटनाओं एवं उनके संभावित परिणामों की ओर यह संकेत करता है। जैसे विज्ञान में क्या होता है कि अगर जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वह पहले ही पूर्वानुमान लगा देते हैं कि हाँ अभी वर्षा होने वाली है, आता है ना मोबाइल में मैसेज कि 12 बजे बारिश होने वाली है इस जगह पे, या फिर दिया रहता है 2-3 घंटे में बारिश होने वाली है। तो ये सब किसके माध्यम से हो रहा है, विज्ञान के माध्यम से हो रहा है। उन लोग के पास वैसा कुछ मशीन है और वैसा कोई सैटेलाइट है जो कि पहले ही जानकारी दे देता है कि हाँ इस क्षेत्र में वर्षा होने वाली है, या फिर जो वैज्ञानिक होते हैं वो जो वातावरण है उसकी आर्द्रता को मापते हुए उस हिसाब से वो अपना एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि हाँ ये वर्षा हो सकती है। ये पूर्वानुमान के आधार पर हम इसे जान सकते हैं। अब देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के जो प्रमुख चरण होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, कि कौन कौन से जो व्यवस्थित ढंग होते हैं, जो सिस्टमेटिक ढंग होते हैं वे क्या है। तो सबसे पहले तो होता है कि समस्या का हमको चुनाव करना पड़ेगा, कि कोई भी जो चीज़ का हमको निरीक्षण परीक्षण करना है तो सबसे पहले तो उसका चुनाव करना होगा। तो उसका जब हम चुनाव करते हैं, चुनाव करने के बाद हम अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। मान लीजिए आप कोई समस्या का चुनाव किए हैं, तो चुनाव करने के बाद वो ये जरूरी है कि आपने जो समस्या चुनी है वो आवश्यक हो। ऐसा ही नहीं है कि आप कोई समस्या ले लिए जिसका समाज में कोई रूप ही ना हो, कोई उसका अर्थ ही ना निकले, उसका नहीं, ऐसा हमें कोई भी तथ्य नहीं लेना चाहिए। हमें ऐसा एक टॉपिक चुनना चाहिए या फिर ऐसी एक समस्या लेनी चाहिए जो कि हम आगे चल के उसको जब हम उसको सत्यापित करें तो वो दूसरे के लिए भी हेल्पफुल हो और हमारे लिए भी हेल्पफुल हो। फिर तीसरा होता है अध्ययन क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र भी वैज्ञानिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। अध्ययन क्षेत्र को निश्चित कर लेना इस दृष्टि से आवश्यक हो जाता है कि जो अध्ययन करता होता है वो स्वयं यह जान ले कि वो किस क्षेत्र का अध्ययन करता है, ताकि वो जो सामग्री है उसको वो व्यवस्थित ढंग से अध्ययन कर सके। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे थिंकर मिलेंगे, जैसे आपका जो आपके राधा कृष्ण जी हैं, राधा कमल मुखर्जी, उन्होंने भी जाकर अध्ययन किया था। फिर जब टोटमवाद का प्रभाव था उसमें भी अरुणा जनजाति का अध्ययन करके हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। तो जब तक हम उस जगह पे नहीं पहुंचेंगे तो हमें जानकारी कैसे मिलेगी। फोर्थ है अध्ययन पद्धति एवं यंत्रों का चुनाव।
क्षेत्र का निर्धारण कर लेने के बाद हमें अध्ययन हेतु अध्ययन पद्धति एवं उसके उपकरणों का भी चुनाव करना होता है, ताकि हमारा जो उद्देश्य है वो प्रकृति को ध्यान में रखकर ये निश्चित किया जा सके कि हमने जो सूचनाएं एकत्रित की हैं और जो भी हम करते हैं, मान लीजिए हम किसी का साक्षात्कार ही लेते हैं या विधि को, जो भी विधि हम अपनाते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हो और वो जो साक्षात्कार विधि है वो एकदम सटीक हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। फिफ्थ है अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। विशेष सामग्री या घटना का सूक्ष्म एवं सावधानी पूर्वक अवलोकन करने के बाद अब हम लोग को क्या होता है कि तथ्यों का संकलन करना होता है, क्योंकि हम तो ऐसे ही बहुत कुछ नहीं उसको लेकर कर सकते हैं ना। तो कुछ जो मेन टॉपिक होते हैं, मेन जो डाटा है होते हैं, उसको हम लोग को एक जगह जमा करके रखना होता है, एक उनका वर्गीकरण करना होता है। फिर उस सब करने के बाद हमें विश्लेषण एवं व्याख्या करनी होती है कि जो हम पद्धति अपनाए हैं, हमारे पास जो एकत्रित डाटा है वो कहीं अलग अलग तो नहीं है, कहीं दूसरे जगह वो कोई दूसरा डाटा तो नहीं आ जाएगा, सभी जगह जैसे वो सेम रहे। और फिर जो हम डाटा, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आप महात्मा गांधी जी के ऊपर में आप रिसर्च कीजिए, तो महात्मा गांधी जी के ऊपर में रिसर्च करने के लिए उन्होंने कौन कौन से समाज के अंतर्गत योगदान दिया है, कौन सी पुस्तकों की रचना की है, तो वो सबको हम लोग को तो क्रमबद्ध तरीके से ही ना करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि किताब की जगह पे हम उनका भोजन घुसा देंगे, या वो जैसा जिस जगह पे जो होना चाहिए उसी का ही हम लोग को रखना होगा। फिर सामान्यीकरण, अर्थात हमने जो निष्कर्ष निकाला है वो सामान्य नियम पर आधारित हो, कुछ ऐसा भी नहीं हो कि बहुत हाई लेवल का हो और कुछ ऐसा भी नहीं हो कि वो नॉर्मल हो, बल्कि ऐसा हो कि उसको सभी लोग मानने वाले हों। फिर है जांच या पुनः परीक्षण। हमने जो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जो डाटा दिया है, अगर उसका कहीं दूसरे जगह भी जांच किया जाए तो वो आंसर उसका वही आए, यानी सार्वभौमिक प्रक्रिया के आधार पर हो, जो उसका डाटा निकलेगा वो सभी जगह जैसे एक ही तरह का हम देख सकें। फिर है भविष्यवाणी। एकत्रित जो हमारे तथ्य हैं वो निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है कि भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे देखिए कार्ल मार्क्स जी ने जब अध्ययन किया था सोसाइटी का, तो उन्होंने अध्ययन करने के फलस्वरूप पहले ही बता दिया था कि हाँ ऐसा समाज होने वाला है जिसमें दो वर्ग संघर्ष हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके संदर्भ में वह 100 साल पहले, 200 साल पहले ही वो जानकारी दे दिए थे। तो वो किस आधार पर किए थे, वो उन्होंने अपने जितने भी डाटा को संकलन किया था, जो सोसाइटी के अंतर्गत देखा था, उसके आधार पर ही उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये सब जो आप देख लिए, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है, क्या वो समाज विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति तो विज्ञान से हम लोग को रिलेटेड लग रहा है, तो क्या समाज क्षेत्र के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके संदर्भ में जो विभिन्न समाज शास्त्री थे, किन्होंने विपक्ष में तर्क दिया है तो किन्होंने इसके पक्ष में तर्क दिया है, तो चलिए एक एक करके हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका विपक्ष में तर्क, कि विपक्ष में तर्क देकर इसके संदर्भ में क्या बोला गया है। तो विपक्ष में जो तर्क देते हैं वे बोलते हैं कि घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। समाज के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि समाज क्या है, ये एक परिवर्तनशील समाज है। समाज में हर नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहता है। अगर आप आज परिवार का अध्ययन करते हैं, आपको टॉपिक दिया जाए कि आप संयुक्त परिवार का अध्ययन कीजिए, तो ये जरूरी नहीं है कि 5 साल 10 साल के बाद आपको उस परिवार का संयुक्त परिवार ही देखने को मिलेगा। जरूर उसमें विघटन होगा या फिर उसका जो परिवार का ढांचा है उसमें परिवर्तन आएगा। तो वही बोला गया है कि क्या ये अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है। फिर वस्तुनिष्ठ संभव नहीं। वस्तुनिष्ठ संभव नहीं मतलब जो इसके अंतर्गत कुछ हमारे जो मूल्य होते हैं, हमारे जो पूर्वाग्रह पहले से ही होते हैं, वो इंक्लूड हो ही जाते हैं। कि जैसे आपका जो धर्म विशेष के आप होंगे, आप जिस जाति विशेष के होंगे, तो अगर आपको किसी दूसरी जाति का, दूसरे लिंग का अध्ययन करने के लिए दिया जाए, तो आपका जो एक पूर्वानुमान है, जो पहले से ही धारणाएं हैं, वो जरूर इफेक्टेड करेंगी। आपको अपने जाति ही आपको बेहतर लगेगी, दूसरे की जाति को आप जरूर थोड़ा सा उसमें निष्पक्ष होकर आप बोल ही देंगे। फिर थर्ड है कि भविष्यवाणी संभव नहीं है।
तो इसमें बोला जाता है कि समाज विज्ञान में हम कैसे पहले से भविष्यवाणी करते कि हो सकता है, क्योंकि इसका तो परिवर्तनशील समाज है, इसलिए बोला गया है कि भविष्यवाणी भी यहाँ पे संभव नहीं है। फिर बोला गया है कि नियम जो हमारे हैं वो सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि अगर हम बोले या जो भी जो समाजकर्ता होते हैं वो किसी एक समाज का अध्ययन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक जनजाति समूह का अध्ययन किया जाए या फिर विवाह के ऊपर ही अगर अध्ययन करने के लिए बोला जाए कि आप विवाह का अध्ययन कीजिए, तो क्या सभी समाज में एक ही प्रकार का विवाह प्रचलन है? कहीं विवाह के जो रीति रिवाज है वो अलग है, तो कहीं दूसरे समाज में विवाह का रीति रिवाज परंपरा अलग है। तो सार्वभौमिक की प्रक्रिया भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। फिफ्थ जो विपक्ष में तर्क दिया गया है कि सामान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं, क्योंकि समाज के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञानी होते हैं वो इतने सिद्धांत दे दिए हैं कि आपको एक सामान्य सिद्धांत देखने को मिलेगा ही नहीं, सब जगह अलग सिद्धांत देंगे। तो इसी के लिए जो मॉर्टन महोदय थे उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी भी दिया था, क्योंकि वे बताते थे कि समाज के अंतर्गत या तो इतनी हाई फाई लेवल की थ्योरी दी गई है जो कि आम आदमी इसको समझ ही नहीं सकता है, या फिर कुछ ऐसी साधारण थ्योरी दी गई है कि वो भी मतलब समाज में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए वे बोलते हैं मॉर्टन महोदय कि हमें ऐसी सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, फिर ऐसे नियम बनाने चाहिए जो मिड मतलब सामान्य नियम हो, मिडिल रेंज में हो। इसलिए उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में बात की है। फिर जो पक्ष में तर्क जिन्होंने दिया है वे बताते हैं कि ये सामान्य सिद्धांत निर्माण होते हैं। इसके संदर्भ में पार्सन्स महोदय जी की थ्योरी को देखा जा सकता है। उनके अनुसार समाज के अंतर्गत जो नियम है वो सामान्य नियम पर ही आधारित होते हैं। फिर सेकंड जो पक्ष में तर्क दिया गया है कि तार्किक मात्रात्मक पद्धति संभव होती है, कि हाँ जैसे दुर्खिम हो गए, मैक्स वेबर हो गए, उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है इसमें वे बताते हैं कि तार्किक मात्रात्मक पद्धति के आधार पर, हाँ वो बोलते हैं कि हाँ हम समाज के अंतर्गत कुछ ऐसा डाटा दे सकते हैं, देना संभव है कि वो उस तार्किक आधार पर वो पद्धति हो। थर्ड जो पॉइंट है कि कुछ हद तक मूल्य तटस्थता संभव है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पक्ष में ही होकर आंसर देंगे, ऐसा हो सकता है कि हम मूल्य तटस्थता का भी नियम हम अपना सकते हैं, सभी जगह एक समान नहीं हमको देखने को मिल सकता है। फिर फोर्थ नंबर भविष्यवाणी भी संभव है। इसमें आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी को देख सकते हैं कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हाँ समाज के अंतर्गत इस प्रकार के हमें दो वर्ग देखने को मिलेंगे। फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है कि तुलनात्मक विधि यहाँ पे संभव है। इसके लिए हम दुर्खिम जी का जो अप्रत्यक्ष प्रयोग का सिद्धांत है उसको लेकर देख सकते हैं, उन्होंने इसके संदर्भ में पक्ष में तर्क दिया था। यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका आया हुआ है, नेट के एग्जाम में आया हुआ है, तो वहाँ पे से मैं दो क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी अध्ययन सामग्री में। उपरोक्त कथन किन के द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे ये कथन लेने का मेरा मोटो यही है कि ये जो दो कथन है, एक तो ये हो गया क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हो गया कि विज्ञान का संबंध विशेष वस्तु से न होकर अध्ययन पद्धति से है, ये विचार कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा है, उसको आपको डिफरेंस याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समस्त विज्ञानों की एकता, जो समस्त विज्ञान है एकता है उसकी किस में है? तो उसकी पद्धति में है, यानी कि उसका किस प्रकार से मटेरियल है, उसके मतलब पद्धति किस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं उसमें है, ना कि उसकी अध्ययन सामग्री में, मतलब उसका जो स्टडी मटेरियल है उसमें नहीं है। तो ये बात किनके द्वारा की गई है? तो कार्ल पियर्सन जी के द्वारा। वे स्टडी मटेरियल को इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं। कौन? तो कार्ल पियर्सन जी। और यहाँ पे बोला गया है कि विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से न होकर अध्ययन पद्धति से है, यानी साइंस इज नॉट रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मैटर बट विद द मटेरियल ऑफ स्टडी। पहले में मटेरियल की बात नहीं की गई है, जो मटेरियल की बात नहीं करते हैं वे हो जाएंगे कार्ल पियर्सन, और जो सब्जेक्ट मैटर की बात नहीं करते हैं वे हो जाएंगे स्टुअर्ट चेंज। यानी जो स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, मेथड ऑफ स्टडी की बात करते हैं, वो कौन हो जाएंगे? आपके स्टुअर्ट चेंज होंगे। यहाँ पे हमको याद रखना होगा, यहाँ पे देखिए इसको आपको याद रखना होगा कि ना कि उसके अध्ययन, मतलब नॉट स्टडी मटेरियल। ये आपका जब नॉट स्टडी मटेरियल आ जाएगा तो कार्ल पियर्सन जी हो जाएंगे
नॉट स्टडी मटेरियल। और जब आपका बोला जाएगा कि विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से ना होकर, यानी साइंस इज नॉट रिलेटेड विद द सब्जेक्ट, विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, बट विद द मेथड ऑफ स्टडी, अध्ययन पद्धति, मेथड ऑफ स्टडी की बात करते हैं स्टुअर्ट चेंज। बस ये दो डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये इसी वैज्ञानिक विधि से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को भी आपके पास लेकर आ गई हूँ। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का थैंक यू।